नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे हामिद खां। ये जो पाठ है ये आपके एस.के. पोटिकवट द्वारा लिखा गया है। तो पाठ की शुरुआत करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो मैं आपको एक दो कहानियाँ सुनाऊंगी और उसके माध्यम से मैं आपको इस चैप्टर को कई हद तक क्लियर करना चाहूँगी। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार असली की बात है, ये इंसिडेंट है। मेरे को लेखक का नाम याद नहीं है और ना मुझे उस कहानी के जो भी पात्र थे उनका नाम याद है, लेकिन मुझे कहानी याद है। उसमें कहानी में जो कुछ था वो ये था कि एक बार एक मुसलमान किराए का घर लेना चाहता था, क्योंकि वो रेंट पे रहना चाहता था। उसको जॉब करनी थी किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी जगह पे। तो वहाँ पे वो घर नहीं खरीदने के बजाय रेंट पे घर लेना चाहता था। तो वो जिस कॉलोनी में जाता है वहाँ पे एक घर होता है जहाँ पे ये ऊपर लिखा होता है कि हम इसको रेंट पे चढ़ाएंगे। तो वहाँ पे वो जाता है। लेखक जो था वो मुसलमान था दरअसल, ये भी बात ध्यान रखिएगा आप। तो जब वो वहाँ पे जाता है तो जो घर के मालिक हैं वो आते हैं और उनसे वो बातचीत करता है कि बहुत अच्छे से मुझे ये मतलब घर 1 महीने के लिए चाहिए, यहाँ पे मेरा कुछ पोस्टिंग लगी है। वो टेनेंट से बात करता है, ये जो मुसलमान होता है वो। जो लोग जो उस घर के मालिक हैं वो समझ जाते हैं कि ये एक मुसलमान है और वो ये बहाना मारते हैं कि हम मांस मच्छी नहीं खाते हैं या हम मांस मच्छी की बदबू तक नहीं सूंघ पाते हैं, तो हम आपको यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि आप मांस मच्छी खाने वाले व्यक्ति हैं। अब जो वो मुसलमान होता है वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वो ये समझ जाता है कि वो उसे नहीं रखना चाहते क्योंकि वो एक मुसलमान है, यही कारण है। और आखिर में वो ये भी मेंशन करता है कि उस घर में 3 मंजिल थी, 2-3 मंजिल थी और वहाँ पर उसी टेनेंट के एक दूसरा जो किराएदार था, उधर मांस मच्छी बनने की स्मेल भी आ रही थी। तो वो यहाँ पे प्रश्न ये खड़ा करता है कि क्या केवल मैं एक मुसलमान व्यक्ति हूँ, मुझे नहीं रखा जाएगा इसलिए, या फिर कुछ और बात है। वो ये प्रश्न खड़ा करता है। तो उत्तर वो देता है कि केवल और केवल इसलिए ही क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे समाज में ऐसे दृश्य से देखा जाता है जो कि बहुत अलग होती है। ये तो एक कहानी थी और शायद ये कहानी जो है आपको लग रही होगी झूठी है, सच्ची है, बट ये 100% सच्ची है क्योंकि हमारी एक सिविक्स की बुक है, उसमें भी ये कहानी मेंशन्ड है, जो मैं आपको कभी फ्री टाइम होगा तो उसका वो जो क्लिप है लेके दिखा भी दूँगी। अभी मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाना चाहती हूँ और ये जो कहानी है ये बहुत जाने माने APJ अब्दुल कलाम की है। तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे ये भी क्या थे, मुस्लिम थे, मुसलमानी थे। तो जब ये अपने बचपन, इन्होंने एक किताब भी लिखी है, आपको पता हो तो इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है द विंग्स ऑफ फायर। तो उसमें इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी है और उसमें एक जो उन्होंने चैप्टर है वो डाला है वो है माय चाइल्डहुड। तो उसमें उन्होंने 2 कहानियाँ ऐसी मेंशन की हैं जहाँ पे वो ये बताते हैं कि हमारी सोसाइटी में कितना भेदभाव है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको लेके। तो वो एक कहानी सुनाते हैं, उसमें बताते हैं दरअसल अपने बचपन की कि एक बार उनके एक मैथ्स के नए टीचर आए थे। तो ये बात थी कि APJ अब्दुल कलाम बचपन से ही पढ़ाई को लेके बहुत पॉजिटिव थे और सिंसियर थे। तो जो मुमकिन हो पाता था वो करते थे। तो वो क्या करते थे, APJ अब्दुल कलाम स्कूल के टाइम पे भी वो फ्रंट सीट पे बैठते थे। और उनका एक दोस्त था जो कि ब्राह्मण था, जिसके जो पिताजी थे वो एक पंडित पुजारी थे, बहुत बड़े उस जगह के, उस टाउन के पंडित पुजारी थे उसके पिता। तो वो उनका दोस्त था, बच्चा जो था वो APJ का दोस्त था। तो जो APJ और वो जो बच्चा है जो हिंदू था वो साथ बैठते थे आगे की फ्रंट सीट पे। तो जब नए टीचर आए, शायद वो गणित के टीचर थे, मुझे याद नहीं, लेकिन एक टीचर आए थे वो। तो वो जो टीचर थे वो क्या कहते हैं APJ को कि तुम पीछे जाके बैठो। क्यों? क्योंकि उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि कैसे एक हिंदू बच्चा एक मुसलमानी बच्चे के साथ बैठा हुआ है। मुसलमानों का तो जो हमेशा वो रहा है पोजीशन, वो हिंदुओं से पीछे रहा है।
तो उसको तो पीछे बैठना चाहिए। तो वो उसी समय पे ऑर्डर करते हैं एपीजे को, आप पीछे जाके बैठो। तो उसको वो पीछे भेज देते हैं एपीजे को। एपीजे पीछे जाके बैठ जाते हैं। बहुत उन्हें मतलब शर्म महसूस हो रही होती है। यहाँ तक कि जो उनका दोस्त था, हिंदू दोस्त, वो बहुत ही दिल से साफ था और उसको ये था कि वो मेरा दोस्त है, वो मैं उसके साथ ही बैठूंगा। तो वो भी खूब रोता है। अब घर पे जाने के बाद क्या होता है कि जो एपीजे है वो अपने पिताजी को ये किस्सा सुनाते हैं। उनके पिताजी कहते हैं कि यही समाज की नीति है, यही होता है और होता है। और यही जो बात है, रामानंदन शास्त्री नाम मेरे दिमाग में क्लिक कर गया। यही वो हिंदू बच्चा था। तो वो जो हिंदू बच्चा है वो अपने पिताजी को ये बात बता देता है। अब जो वो बच्चा होता है जब अपने पिता को बात बताता है, उसके पिता एक बहुत बड़ी चीज़ होते हैं वहाँ के, उस टाउन के बहुत बड़े वो पुजारी, पंडित पुजारी कुछ होते हैं। तो वो उनकी एक अच्छी बात थी कि इस चीज़ में विश्वास नहीं करते थे ये हिंदू है ये मुस्लिम है। तो अगले दिन क्या होता है कि वो उस टीचर को बुलाते हैं, उसके पिताजी हिंदू बच्चे के, और वो एपीजे को भी बुलाते हैं। वो पंडित पुजारी जी कहते हैं कि आप इन इनोसेंट बच्चों के दिमाग में ऐसी चीज़ें ना भरें जो कि उनके दिमाग को जहरीला बनाए, उनके अस्तित्व को बिगाड़े, और वो उनको केवल और केवल इन्हीं बातों में झकझोर के रख दे कि मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, उन्हें सोसाइटी से कटवा दे। तो ऐसे जो कॉम्प्लेक्शन वाली बातें हैं आप इन इनोसेंट बच्चों के दिमाग में ना डालें। तो वो कहते हैं कि आप या तो जो पुजारी जी होते हैं टीचर से कि एपीजे से माफ़ी मांगो, या फिर आपको ये स्कूल छोड़ना होगा और यहाँ तक कि ये जो टाउन है ये भी छोड़ना होगा। तो इस तरह से वो जो टीचर होते हैं उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ जाती है और एक हद तक वो अपनी गलती को भी समझते हैं। उनकी एक दूसरी कहानी भी थी जो मुझे याद है। उनके एक साइंस के टीचर थे। तो साइंस के टीचर का नाम था सुब्रमण्य अय्यर। तो क्या होता है कि एक बार वो जो सुब्रमण्य अय्यर हैं वो उनके साइंस के टीचर होते हैं एपीजे के, और वो एपीजे को बहुत प्रमोट करते थे कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा उठना बैठना बड़े होकर के बड़े लोगों के साथ हो। तो वो उसको बहुत प्रमोट करते थे कि वो फ्यूचर में कुछ अच्छा ही करे। तो एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने एपीजे को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाया। अब वो तो ब्राह्मण थे और उनकी वाइफ भी ब्राह्मण थी, सुब्रमण्या भारती उनके साइंस के टीचर की। तो वो लोग ब्राह्मण थे, है ना, उनके मतलब जो टीचर थे वो भी और टीचर की वाइफ भी। तो अब टीचर तो समझ जाते हैं कि मतलब वो थोड़ा इस चीज़ को नहीं मानते थे कि ये हिंदू ये मुसलमान, वो एकता पे विश्वास करते थे, किंतु उनकी जो वाइफ थी वो नहीं ऐसा मानती थी। तो जब एपीजे वहाँ एंटर किए तो वो देख के चौंक गई और उसने उनको किचन में प्रवेश नहीं करने दिया, दूर दूर से खाना परोसा और इस तरह से उसको ट्रीट किया एपीजे को। अब बहुत ज़्यादा शेम भी महसूस हुई, शर्म भी आई उनको एपीजे को। तो जल्दी से खाना निपटा के अपने जहाँ पे खाना खाया था, जो चावल के कुछ जो दाने थे वो गिर गए थे, उस सबको साफ करके पानी पी के वो तो निकल गए थे एपीजे। तभी जो होता है उनके टीचर ये भी कहते हैं जब वो गेट के बाहर खड़े खड़े होते हैं एपीजे कि अगले हफ्ते भी तुम्हें हमारे यहाँ आना है खाने पे। तो अब ये बात सुन कर के एपीजे चौंक जाते हैं कि भाई मेरी इतनी तो बेइज्जती कर दी और अब मुझे फिर से बुला रहे हैं और बेइज्जती करेंगे, हैं। लेकिन उनके टीचर कहते हैं कि सुनो, अगर तुम्हें सोसाइटी में ये जो समाज में सोच है हमारी हिंदू मुस्लिम को लेकर के, इसको बदलना है तो तुम्हारे को थोड़ा बहुत तो लड़ना पड़ेगा सोसाइटी से, चाहे वो तुम्हारे टीचर की वाइफ ही क्यों ना हो, उनसे भी तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तुम अगली बार भी आओगे जैसे इस बार आए हो और खुशी से आओ। वो जाते हैं अगली बार एपीजे, और उनकी पत्नी में, टीचर की जो पत्नी है उसमें एक इतना बड़ा परिवर्तन दिखता है। इस बार वो खुद उसको कहती है एपीजे को कि तुम किचन में आओ बैठो, और वहाँ पे उसे खाना परोसती है। तो ये देख के वो इतना चौंक जाते हैं कि मैंने दुनिया को तो नहीं, लेकिन एक जो
मतलब एक लेडी में तो परिवर्तन देखा ही कि उसने कैसे जो अपना सोच था, अपना कंजर्वेटिव सोच था, उसको बदला हिंदू मुस्लिम के प्रति, और एक जो समाज में भाईचारे वाली फीलिंग है वो लाए। तो ये उनके मन में फीलिंग आया कि मतलब शायद अगर हम सोसाइटी में चेंज लाना चाहें तो ला सकते हैं। एपीजे के मन में चेंज आया, उनके टीचर ने भी उन्हें यही बात समझाई थी, और एक एग्जाम्पल भी उनके सामने खड़ा हो गया था कि सच में ऐसा हो सकता है, समाज में बदलाव लाया जा सकता है कोशिश की जाए तो। जैसे यहाँ पे भी लाए ना वो बदलाव, कि उनकी वाइफ मतलब जो थी टीचर की कैसी थी एक हफ्ते पहले, और एक हफ्ते पहले ही बाद ही उनमें कितना बड़ा बदलाव आया। तो कुछ तो उनमें चेंज भी आया है। तो अब ये जो पार्ट है हामिद खां जो पार्ट है, ये भी कुछ इसी जो विषय के इर्द गिर्द घूमता है कि हमारे समाज में हिंदू और मुसलमान को दो अलग अलग नज़रों से देखा जाता है। लेकिन लेखक कहते हैं, अगर हम समझे तो, कि हिंदू का है और मुसलमान का म मिलाकर के एक शब्द बनता है जिसका मतलब एकता होता है, और वो शब्द है हम सब। तो हिंदुस्तानी का ह और मुसलमानी का म अगर हम मिला दें तो वो जो हम शब्द बनता है वो बहुत बड़ा शब्द है, और उसका मतलब है एकता। तो वो यही बताते हैं जो लेखक हैं इस चैप्टर में, कि जब वो एक बार तक्षशिला गए थे। तक्षशिला क्या है? तक्षशिला यह पाकिस्तान में है, और यह एक विश्वविद्यालय है, और यह तक्षशिला जो नाम है नागराज तक्षक के नाम से लिया गया है। तो मैंने आपको तक्षशिला के बारे में 3 चीज़ें बताई जो आपकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएंगी, कि तक्षशिला जो है ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है दरअसल, और ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये आज के समय पर पाकिस्तान में है। और जो तक्षशिला है, ये जो नाम है ये नागराज तक्षक के नाम से डिराइव्ड है, लिया गया है। तो तक्षशिला जो पाकिस्तान में है, वहाँ पर एक बार लेखक गए थे, मतलब एसके पुट्टिकाट जी गए थे। जब वो वहाँ पे घूमने गए थे तो वहाँ पर पाकिस्तान में उन्हें एक बार खूब भूख लगी। वो बताते हैं कि पाकिस्तान में उनके पास कुछ खाने पीने को नहीं था, और उन्हें कोई आसपास दुकान नहीं नज़र आ रही थी, या होटल भी नज़र नहीं आ रहा था जहाँ से वो खाने पीने की चीज़ें खरीद लें। उसके बाद उन्हें एक जगह पर एक दुकान दिखती है जहाँ पे चपातियाँ सेकी जा रही थी, रोटियाँ सेकी जा रही थी। तो वो वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पर उनका स्वागत एक पठान करता है। पठान कौन होता है? पठान होता है अफ़गानी, हट्टे खट्टे लंबे चौड़े पठानी जो होते हैं, इनको हम पठानी होते हैं, ये अफ़गान के होते हैं, मतलब पठान जो होते हैं ये अफ़गानी होते हैं दरअसल। तो पठान कौन होते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये लोग अफ़गानी ही होते हैं, ठीक है। तो ये पठानी जो लोग होते हैं वहाँ पे, मतलब एक पठान होता है वहाँ पे उनका स्वागत करता है। अब वो जो पठान होता है वो उनसे कोई बात तो नहीं करता, उनको घूर घूर के देख रहा होता है। फिर वो बातचीत करते हैं एक दूसरे से। अब एक दूसरे से बातचीत करने पर एसके पोटेकट को नाम पता चला उस पठान का, हामिद खां। तो अब वो कहानी केवल यही नहीं ख़त्म हुई कि खूब बातचीत हुई, उनकी अच्छी मीठी बातें हुई, बल्कि जब एसके पोटेकाट ने खाना पीना कर लिया अपना, उसके बाद वह उठे और वह हामिद खां को पैसे देने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि एक दुकानदार था हामिद खां जिन्होंने इनको भोजन करवाया था। हामिद खां कहता है कि आप तो मेरे मेहमान थे, और ये मेरा सौभाग्य है कि एक हिंदुस्तानी मेहमान मेरे यहाँ आया। मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ, है ना। तो वो पैसे नहीं लेता है, और फिर हामिद खां क्या कहता है? हामिद खां कहता है कि आपको अगर ये पैसे देने हों तो आप
इसे अपने पास रखो और हिंदुस्तान में जाकर के, जैसा कि आपने बताया, हामिद खां कहता है एस के पोटेकाट को कि एस के पोटेकाट को कहता है हामिद खां, जैसे कि आपने ये हमें बताया है, हिंदुस्तान में जो हिंदू होते हैं वो मुसलमानों के होटल्स में जाके खाते हैं और वहाँ पे बहुत कम किसी तरीके का भेदभाव है हिंदू मुसलमान के बीच में, बल्कि जब बढ़िया बिरयानी और चाय पीनी हो तो हिंदुस्तानी जो है वो मुसलमानों के यहाँ जाते हैं। तो अगर सच में ऐसा है तो आप ज़रूर से जब अपने मुल्क जाएं तो वहाँ पे एक हिंदुस्तानी एक मुसलमानी के होटल में जाकर के उस मुसलमानी को ये पैसा थमा देना और एक बार मेरा नाम याद कर लेना, हामिद खां। तो अब ये सारी यादें एस के पोटेकोट को बाद में आई, क्यों आई लेकिन, ये भी तो प्रश्न है। तो हुआ क्या था कि एक बार तक्षशिला में आग लगी थी। अब वह उस आग के समाचार को पढ़े थे जब एस के पोटेकाट, तो उन्हें हामिद खां की याद आ गई थी, क्योंकि हामिद खां की दुकान तक्षशिला के पास में ही थी। तो अब चैप्टर को शुरू करते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं चीज़ें अभी तक। तो 16 मिनट का ये जो इंट्रोडक्शन है ये बहुत ही ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। और ध्यान से अब हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तक्षशिला जो कि कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, में आगजनी होती है, जो गुंडे लोग होते हैं ये आग लगा देते हैं। लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो आग लगा दी जाती है कई इलाकों में। तो ऐसा ही हुआ था तक्षशिला में। आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया, लेखक कहते हैं। हाँ, आगजनी क्या होती है, उपद्रवियों द्वारा आग लगा देना, ठीक है। यानी जो गुंडे लोग होते हैं जब वो आग लगा देते हैं तो उसे हम आगजनी कहते हैं। और वो लोग क्यों आग लगाते हैं, आग इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब कोई कॉम्युनल वॉयलेंस चल रही हो, है ना, कोई समाज में किसी तरीके की लड़ाई चल रही हो किसी चीज़ को लेके, तो इसलिए आग लगा दी जाती है। तो मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते थे जब मैं तक्षशिला के पौराणिक होता है हिस्टोरिकल खंडहर यानी रुइन, ठीक है, जो कि अब बचा कुचा जो जिसके माल मिट्टी हो उसे हम खंडहर कहते हैं, साबुत ना हो के जो जिसकी केवल माल मिट्टी बची हो, तो वो उस पौराणिक खंडहर को देखने गए। एक और कड़कड़ाती होता है खूब, मतलब स्कॉर्चिंग हीट जिसे हम कहते हैं, खूब तेज धूप थी। दूसरी ओर भूख और प्यास से मेरे बुरा हाल हो रखा था। रेलवे स्टेशन के करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। तो अब क्या हुआ कि खूब धूप थी और भूख और प्यास भी सता रही थी। तो रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर एक गांव बसा हुआ था, तो वहां की तरफ ही निकल गए थे। हस्तरेखाओं की समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार होता है बहुत। आप कह सकते हो, देखो पहले तो हस्तरेखाओं का शब्द का मतलब समझो। हस्तरेखाओं, हाथ की रेखाएं, तो हस्त प्लस रेखाएं, हाथ की रेखाएं कैसी होती है, उलझी हुई होती है, जिसका कुछ अर्थ समझ नहीं आता है। तो वही यहाँ पे था, हस्त रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। तो इधर उधर मतलब कोई सिस्टम नहीं था, जो गलियाँ थी वो फैली हुई थी, और तंग बाजार था मतलब वहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाके वाला एक बाजार था। जहाँ कहीं नज़र पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। तो अब वो बताते हैं कि वहाँ का आसपास का कैसा माहौल था। तो बड़ा बुरा माहौल था, जहाँ नज़र पड़ी वहाँ पे केवल धुआं, मच्छर और गंदगी ही नज़र आई। और यहाँ तक कि जब वह वहाँ पहुँचे थे तो उनका स्वागत किसने किया था, चमड़े की बदबू ने, यानी कि जो मांस होता है उसकी स्मेल, कोई सड़ रही थी जैसे कि कोई बॉडी, उसकी स्मेल वहाँ पे आ रही थी। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्ती यानी कि मस्त चाल में चलते नजर आए थे। अलमस्त होता है मस्त चाल में चलते वो नजर आ रहे थे। जो पठान थे, पठान अफगानी होते हैं, ठीक है।
चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि वहाँ पे खूब सारे पठान थे, लंबे कद वाले पठान जो नज़र आ रहे थे। तो उस समय ये भी पता चलता है कि वो जो इलाका था वहाँ पे पठान लोग रहते थे। वो वहाँ पे पठानों का ही जो था वो राज था, एक तरह से वहीं पे वो रहते थे। एक और बात मैं आपको उसके साथ बताना चाहती हूँ, जो पाकिस्तान है वो मुसलमानों के द्वारा डोमिनेटेड इलाका है। वहाँ पे अल्पसंख्यक में कुछ हिंदुस्तानी मिलेंगे, वरना वहाँ पे हिंदुस्तानी नहीं है ज़्यादा। भारत की बात की तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में भाईचारे के साथ रहते हैं। तो ये एक पाकिस्तान और भारत में अंतर भी है, और इस वजह से ही पाकिस्तान में बहुत लड़ाइयाँ भी होती है, क्योंकि वहाँ पर जो मुस्लिम हैं वो बहुत एक तरह से कब्ज़ा जमाना चाहते हैं हिंदुस्तानियों पे, है ना। उन्हें कम वेजेस पे रखा जाता है, उनकी नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को हिंदुस्तानियों की कई बार पूरा नहीं किया जाता है, ऐसा खबरों में आता है। खबर में आता है, मैंने नहीं देखा बट खबरों में सुना है। तो इस वजह से वहाँ पे हिंदू खुश नहीं रहते हैं। तो जिस जगह में, जिस घर में लोग या परिवार के जो लोग हैं वो खुश ना रहें, सुखी ना रहें, तो कैसा वो परिवार होता है हम सब जानते हैं। तो वही हाल है कुछ पाकिस्तान। तो चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नज़र नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक, सौंधी यानी कि सुंदर महक से मेरे पांव अपने आप ही दुकान की तरफ या दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश, परदेश मतलब दूसरा देश। देखो दो शब्द है, परदेश, स्वदेश। तो परदेश यानी दूसरा देश, स्वदेश यानी अपना देश। हम कई बार क्या बोलते हैं, परदेश। तो क्या परदेश सही है, परदेश सही है? तो परदेश सही है। हम अपनी देसी भाषा में देश देश बोल देते हैं, बट द करेक्ट वर्ड इज परदेश। पर यानी पराया प्लस देश, और अपना देश यानी स्वदेश में मुस्कुराहट की रक्षक और सहायक होते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर हम किसी दूसरे देश जाते हैं, वहाँ पे मुस्कुराते रहना चाहिए। अगर मुस्कुराते रहेंगे तो वही हमारे रक्षक और सहायक है। अगर बड़ा गुस्से वाला या बुरा मुंह बनाएंगे तो फिर कोई मदद नहीं करेगा। सो वह मुस्कुराते हुए दुकान में घुस गए। कौन? लेखक। एक अधेड़ उम्र के पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहे थे। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगे। तो हुआ क्या, एक अधेड़ उम्र यानी कि ढलती हुई उम्र यानी 50+ वाली जो एज होती है, उस समय की बात है। जो पठान था अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियाँ बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरे को घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तो यहाँ पे यही बोलते हैं वो कि एक ढलती उम्र का यानी 50+ की एज का एक पठान था जो अंगीठी के पास सिर को झुका करके चपाटी यानी रोटियां सेक रहा था। और जैसे ही मैंने दुकान में प्रवेश किया, यानी कि लेखक ने प्रवेश किया उस दुकान में, तो वह जो व्यक्ति था, पठान था, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़ कर के लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगा। और जो लेखक थे वह भी उसकी तरफ खुश मतलब मुस्कुराते हुए देखने लगे। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। तो क्या हुआ कि चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा था उसके, किसके? जो पठान था उसके। वह उसी तरह से बेपरवाही के साथ, तीखी नज़रों के साथ उन्हें निहारे जा रहा था। बेपरवाही प्लस तीखी नज़रों के साथ ही उनको निहारे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए।
उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो अब खाने के लिए सालन, अब ये जो लेखक है ये कहते हैं कि खाने को कुछ मिलेगा, धीरे सी आवाज़ में वो कुछ कहते हैं उनको, हातिम खां को, जो कि पठान है दरअसल। तो चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा, यानी कि चपाती और सालन है, आप वहाँ बैठ जाइए। और किसने इशारा करते हुए कहा कि वहाँ बैठ जाइए? हातिम खान ने। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर जाकर देखा। बेतरतीबी यानी बिना किसी सिमेट्री के, बिना किसी सिस्टम के लिपा हुआ एक आंगन था। लिपा हुआ यानी उस पे सीमेंट लगा हुआ था, जो कि बिल्कुल सिस्टमैटिक नहीं था। बेतरतीबी यानी कि बिना किसी तौर तरीके के। धूल से सनी दीवारें। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर दड़ियल, यानी दड़ियल क्या होता है? दाढ़ियों वाला बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहां को भुला रखा था। तो अब क्या हुआ था वो बताते हैं कि जहाँ पे वो बेंच पर बैठे हुए थे, तो बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करी उन्होंने, और दुकान के पास में ही उन्होंने झाँक कर देखा, मतलब दुकान के अंदर ही उन्होंने झाँक कर देखा कि बेतरतीबी, बेतरतीबी यानी कि किसी बिना सिस्टम के लिपा हुआ आंगन है, धूल से सनी हुई दीवारें हैं, और एक कोने में खाट पड़ी हुई है जिस पर दड़ियल, दड़ियल यानी दाढ़ियों वाला एक बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी रखे हुए हुक्का पी रहा है। हुक्के को पीते हुए गुड़गुड़ाहट होती है, हुक्के में एक ऐसी आवाज़ जो आती है, उत्पन्न होती है, उसे हम गुड़गुड़ाहट की आवाज़ कहते हैं। तो हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को, और यहाँ तक कि पूरे जहाँ को भुला दिया था। वह हुक्के पीने में मस्त था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। तो अब जो वो पठान है उसने लेखक से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर यानी फायर पर रखते हुए उसने उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने ये नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर के गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो पठान था उसने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। अब लेखक कहते हैं कि मैं मालाबार का रहने वाला हूँ। अभी मालाबार उसने नाम नहीं सुना था, लेकिन उसने नाम से अंदाज़ा लगाया कि शायद ये हिंदुस्तान है। तो वह कहता है कि ये हिंदुस्तान में है ना, जो पठान था वो कहता है। लेखक कहते हैं कि हाँ, ये भारत के जो दक्षिणी छोर यानी दक्षिण का जो इलाका है, दक्षिणी क्षेत्र है, तो वहाँ पे मद्रास के आगे का ये सारा जो दक्षिण छोर, मद्रास के आगे दक्षिण में मद्रास के आगे का जो इलाका है वो सारा आपका मालाबार वाला इलाका है। तो वो कहता है कि फिर क्या आप हिंदू हैं? तो अब जो लेखक है वो कहते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ क्योंकि मैंने एक हिंदू घर में जन्म लिया है। फिर उसने एक फीकी मुस्कुराहट, यानी ना दुखी होके ना हंसते हुए, एक स्लैंट मोड में, ना हंसते हुए, मतलब एक बिना इमोशन के उसने ये पूछा कि ये एक मुसलमानी होटल है, आप क्या यहाँ पे भोजन करेंगे? यहाँ पे क्या आप खाना खाएंगे? तो अब लेखक क्या कहते हैं, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेख टके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो अब क्या हुआ, जो लेखक हैं वो कहते हैं उत्तर देते हुए इसके प्रश्न का पठान के कि ये एक मुसलमानी होटल है, आप यहाँ खाना खाएंगे या नहीं? तो वो उत्तर देता है लेखक कि क्यों नहीं खाना खाऊंगा, हमारे यहाँ यानी भारत में तो
अगर आपको बढ़िया चाय पीनी हो और बढ़िया पुलाव खाना हो, पुलाव यानी बिरयानी भी जिसे बोलते हैं, तो आप बिना बेक ठके यानी बिना शर्म के, बिना हिचकिचाहट के मुसलमानी होटल में जाके खा लेते हो। तो इसका क्या मतलब है? इससे यहाँ पता चलता है भारत की एक अच्छी खासियत है ये, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में बहुत कोई ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे तो पुलाव का यानी बिरयानी का और चाय का ही एग्ज़ाम्पल लिया है। भारत में अगर बढ़िया आपको चिकन खाना है, मटन खाना है, तो भी क्या करा जाता है कि या तो जो ये क्या कहते हैं मुसलमानी दुकानें हैं वहाँ पे जाके खाया जाता है, वहाँ पे जो नॉनवेज कटता है वहाँ से उसको लाया जाता है। तो वहाँ का मतलब बहुत ज़्यादा भारत में तो यही है कि अगर आप बिरयानी पसंद करते हो, चाय पसंद करते हो या नॉनवेज खाना पसंद करते हो, तो आप जाके खा सकते हो किसी भी मुसलमानी होटल में भी, है ना। और कोई ऐसा पिन पॉइंट नहीं करता ये चीज़ को कि एक मुसलमानी होटल है, बल्कि आज तो भारत में अनेकों मुसलमानी होटल खुल गए हैं या इस्लामी नाम से कई सारे होटल खुल गए हैं, उर्दू वाले शब्दों के कई सारे होटल खुल गए हैं, लेकिन कोई इस चीज़ को पिन पॉइंट नहीं करता, सब साथ में खुशी से रहते हैं। कोई इस चीज़ में मतलब ये नहीं होता कि यार ये हिंदुस्तानी है या ये मुसलमानी है, सब साथ में रहते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। अब विश्वास क्यों नहीं कर पाया, ये बात आती है कि ऐसा क्यों था कि जो पठान था वो विश्वास नहीं कर पाया था। देखो, अगर आपने कोई चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं की होती है, कभी नहीं देखी होती है, तो ऑब्वियसली आप उस बात पे कभी विश्वास नहीं करते। तो पठान के साथ भी कुछ यही था कि उसने कभी ये चीज़ नहीं देखी थी, इतनी एकता नहीं देखी थी लोगों में, इस वजह से वह इस बात पे विश्वास नहीं कर पाया। लेखक ने आगे लिखा है कि मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोडुंगलूर में है। तो अब जो लेखक है वो आगे बताते हैं कि हमारे हिंदू मुसलमान में बहुत कम अंतर है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं करता है इस चीज़ में कि हिंदू है मुसलमान है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था तो वह हमारे ही राज्य का एक स्थान कोडुंगलूर में है। ठीक है, तो भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद की स्थापना की थी वो कहाँ पे है? कोडुंगलूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं, यानी बिल्कुल कम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। आगे देखते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा। मुझे आपकी बातों पर पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करेगा और इतने फ़क्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलादे हैं, हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है, यही हमारी नियति है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। अब क्या हुआ? जो लेखक है वो कहते हैं कि शायद उसको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हुआ, पठान को, वो ये कहते हैं। अब वो उससे ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता? मैंने पूछा, यानी लेखक ने पूछा। तो पठान जी कहते हैं कि मुझे आपकी बातों पे पूरा यकीन है, पर मैं इस चीज़ को कॉन्फिडेंटली, ईमान होता है कॉन्फिडेंटली, वैसे ईमान का मतलब होता है मुल्क, है ना, देश।
लेकिन यहाँ पे ईमान का जो मतलब है वो ये ईमान का मतलब धर्म होता है, सॉरी देश नहीं धर्म होता है, ईमान का मतलब धर्म होता है। तो वो कहते हैं यहाँ पे ईमान का मतलब है कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो वो इस चीज़ को कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता है कि यहाँ के जो हिंदू हैं, अगर आप ये बात पाकिस्तान के हिंदुओं को बताते हैं तो वो इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे और ना ही वो इस बात पर यकीन करेंगे। तो कहता है कि मैं इस बात पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हिंदू हैं आपकी कही बातों को इतने फ़ख्र से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मुसलमान तो केवल आतताइयों की ही औलादें हैं। आतताई क्या होता है, देखो यहाँ पे आपको वर्ड दे रखा है, अत्याचार करने वालों की औलादें हैं यानी बच्चे हैं। हमें इस हालत में पठान कहता है कि इस हालत में हमें अपनी आन अपनी इज्जत के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है, हमें यही हमारी नियति है, यानी कि यही हमारी एक तरह से भाग्य है। और उसकी आवाज़ में ये सच्चाई कूट कूट के भरी हुई थी। हामिद खां, ओ सॉरी एक सेकेंड, आपका शुभ नाम क्या है, मैंने पूछा। हामिद खां। वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो उनके अब्बा जान यानी कि फादर है। आप अच्छा आप 10 मिनट इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। सालन क्या होता है, सब्जी का शोरबा, ठीक है। मैं इंतज़ार करने लगा। अरे ओ अब्दुल, हामिद खान ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने पुश्तो यानी कि अपनी जो प्राचीन भाषा, देखो भारतीयों की प्राचीन भाषा क्या है, हिंदी है। हम चाहे कोई भी लैंग्वेज उठा ले, हम इंग्लिश ले लें उर्दू ले लें, अगर हम अपनी प्राचीन भाषा बोल रही हो तो हम हिंदी ही बोलेंगे, है ना, पुश्तो वाली भाषा। तो उसने अपनी पश्तो की भाषा में, पश्तो तो अपनी प्राचीन भाषा में मे बी उर्दू हो, उसमें कुछ आदेश दिया। किसको आदेश दिया, अब्दुल को, जो क्या कर रहा था, मिर्च सुखा रहा था चटाई पर बिछा करके। आंगन में मिर्च सुखा रहा था चटाई पे बिछा करके। वह दुकान के पिछवाड़े पर चला गया। ठीक है, कौन, अब्दुल। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक्का छुपी खेलते हैं, या लुक छुप कर चलते हैं। तो अब यहाँ पे भाईजान किसको बोला जा रहा है, यहाँ पे भाईजान बोला जा रहा है लेखक को। कौन बोल रहा है, हामिद खां। वो कहते हैं कि ये जालिमों की दुनिया है, यहाँ पे केवल और केवल लड़ाई है, झगड़ा है, प्यार नहीं है, एक दूसरे के प्रति मनुष्यता नहीं है, आदर भाव नहीं है। यहाँ पे सब अपने लिए जीते हैं, दूसरों के लिए कोई कुछ अच्छा नहीं सोच सकता ना कर सकता है। तो जालिमों की दुनिया में जो शैतान होते हैं, मॉन्स्टर्स जैसे हम कहते हैं ना, तो वो भी लुक छिप कर, यानी कि सामने से नहीं आते हैं, वो भी छिप छिप कर ही चलते हैं। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं सकते हैं। तो वो हामिद खां की सोच बताते हैं यहाँ पे लेखक, कि उसकी ऐसी सोच थी। वो कहता था कि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि लोग प्यार से नहीं बल्कि धौंस जमा करके, उसको मजबूर करके उससे काम निकलवाते हैं। लेकिन वो कहता है कि धौंस जमा करके या मजबूर कर करके हम प्यार नहीं मोल सकते हैं। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों ना पड़े। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता है। यानी अगर हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म हम सब साथ में प्यार करते एक दूसरे को, कितना अच्छा होता। ऐसा कौन कहता है, हामिद कहता है धीमे स्वर में बोलते हुए। वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतार कर खड़ा होगा।
जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था, जो अब्दुल था वो पिछवाड़े की तरफ यानी कि घर के बैक पे, मतलब जो दुकान है उसके पीछे की तरफ गया था, उसने एक थाली में चावल लाकर मेरे पास रख दिया। हामिद खान ने 3-4 चपाटियाँ रख दी, फिर लोहे की तश्तरी में सालन परोसा। तश्तरी होती है कटोरी, बोल में सालन सब्जी का जो शोरबा था वो परोसा। और कितनी रोटियां रखी? 3-4। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज़ पर रखकर चला गया। मैंने बड़े चाव से, बड़े मज़े से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए? जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद से पूछा। मुस्कुराते हुए हामिद ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। तो अब क्या होता है कि खाने खाने के बाद जो लेखक है वो हामिद से कहते हैं कितने पैसे हुए, तो जेब में हाथ डालते हुए वो ये कहते हैं हामिद से। मुस्कुराते हुए हामिद खान ने बोला कि खान ने हाथ पकड़ लिया, मतलब किसका हाथ पकड़ लिया? लेखक का। और बोला कि भाईजान माफ़ कीजिएगा, मैं पैसा नहीं लूँगा क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाज़ी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको पैसा तो लेना ही चाहिए। आपको मेरी मोहब्बत की कसम, तो मेहमान नवाज़ी की बात अलग है। कौन कहता है? लेखक कहते हैं एक दुकानदार के नाते पैसा तो आपको अपना लेना ही चाहिए। और आपको मेरे मोहब्बत की कसम कौन कहता है? लेखक कहता है कि आपको पैसा तो लेना है। 1 रुपए के नोट को मैंने हामिद खां की आगे रख दिया, की ओर बढ़ाया। वैसा कुचा रहा था, हेसिटेट हो रहा था पैसे लेने में। उसने वह रुपए लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिए। ठीक है भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, वो ऐसा मानता है, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आपके ही हाथों में रहे। आप जब पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर के इस पैसों से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें। ठीक है, मतलब वो पैसा नहीं लेता है। हामिद खां कहता है कि भारत में जब आप आए और किसी होटल में खाना खाएंगे जब मुसलमानी, तो वहाँ पे पुलाव खाते खाते एक बार मुझे याद कर लेगा। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला आया। तो मतलब पूरा ट्रैवल किया उन्होंने, अब वो तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चले आए। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खान की वह आवाज़, उसके साथ बिताए हुए वह कुछ क्षण की यादें आज भी ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला में सांप्रदायिक यानी सामाजिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखी को दोपहर में छाया और खाना देखकर मेरी शुदा शुदा होती है भूख को तृप्त किया था, वह बची रहे, यह मेरी प्रार्थना है। तो वह प्रार्थना करते हैं कि वो दुकान सलामत रहे, ठीक रहे, हामिद खां ठीक रहे, जिस दुकान ने का इतना बड़ा उपकार है मेरे ऊपर, वह बची रहे। तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो वीडियो को एक बार 2-3 बार रिपीट करके देखो, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने ट्राई किया है कि कोई भी चीज़ मैं मिस ना करूँ। क्वेश्चन आंसर्स भी मैं जल्द ही लाऊंगी, लेकिन अभी चैप्टर से मेरा फोकस है, आगे के चैप्टर्स भी मैं लाऊंगी, उसके बाद एंड में क्वेश्चन आंसर्स भी हम कर लेंगे। थैंक यू।